डियर स्टूडेंट, आज के करंट अफेयर्स का वीडियो G7 समिट संबंधित है। इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये समिट है क्या, इस सम्मेलन में वर्तमान में कौन कौन घटनाएं हुई हैं और इस सम्मेलन का अपना क्या महत्व है या इस सम्मेलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी समझा जाएगा कि वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री D10 से संबंधित उन्होंने जिस मुद्दे की बात की, उस मुद्दे को भी इस मुद्दे से जोड़ करके समझा जाएगा। पूरे डिटेल में इसको समझने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 46वें जी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की उन्होंने घोषणा की और उन्होंने ये कहा कि ये जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसका ये जो जी शिखर सम्मेलन 10 से 12 जून यानी इसी महीने में 10 से 12 जून के बीच 2 दिवसीय सम्मेलन ये किया जाएगा। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद उन्होंने ये कहा कि इस सम्मेलन को कुछ दिनों के लिए टालकर अब ये सम्मेलन सितंबर महीने में होगा। सितंबर महीने की तारीख को, अब डेट नहीं है, सितंबर माह बताया गया, सितंबर माह की किसी तारीख को अब इस सम्मेलन को ही पूरी तरीके से सम्मेलन को संपादित किया जाएगा। उनका कहना ये था। अब आप ये कह सकते हैं कि जो सम्मेलन है शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन, ये कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल टाला जा चुका है। तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये जी शिखर सम्मेलन है क्या। इस पूरे जी शिखर सम्मेलन की हिस्ट्री को समझा जाए। ये वर्तमान में 7 देशों का एक समूह है, ठीक है, जो एक तरीके से अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब ये है, इस पर एक किसी खास देश का वर्चस्व नहीं है या किसी खास संस्था का इस पर कोई वर्चस्व नहीं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हुई या WTO हुई या IMF हुआ। इन संस्थाओं का इन पर कोई विशेष ताकत यानी वर्चस्व इस पर नहीं रहेगा। ये एक फ्री अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन की पहली बार स्थापना की गई वर्ष 1975 में एक, और उसको समझा जाएगा। ये संगठन जब भी विश्व में जब भी कोई बैठक करता है तो उस विश्व भर में जितने भी सामूहिक मुद्दे होते हैं उस पर डिटेल में चर्चा की जाती है। जैसे विश्व में, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी को ले लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी पे चर्चा की जाती है। एनर्जी पॉलिसीज़ है पूरे विश्व भर में, उस पर क्या है, उस पर चर्चा की जाती है। क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा की जाती है। कार्बन उत्सर्जन को लेकर चर्चा की जाती है। यानी जितने भी इस तरीके से मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से सामूहिक रूप से सभी देश ये चर्चा आपस में करते हैं। अब ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों के नामों को समझा जाए। पहले आखिर ये 7 देश कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट कई बार ये 7 देशों का नाम ही पूछ देता है। तो इसमें पहला देश है वो कनाडा है, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पाँचवा है जापान, उसके बाद से यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद से यूनाइटेड स्टेट है। ये 7 देश G7 देशों में शामिल, यानी G7 ग्रुप में ये देश शामिल हैं। अब समझिए, ये जो ग्रुप है ये G7 बनने से पहले ये G6 था। जब 1975 में इसकी जब पहली बार स्थापना की गई 1975 में, तो ये G7 नहीं था, इस ग्रुप का नाम था G6। यानी उस समय सिर्फ 6 देश शामिल थे। शुरुआत में 1975 में इसमें कनाडा शामिल नहीं था। एक वर्ष के बाद यानी 1976 में, वर्ष 1976 में कनाडा शामिल हुआ, तब जाकर कि ये G7 देश कहलाने लगा। ठीक, अब ये कई वर्षों के बाद यानी 21 वर्ष के बाद, अब समझिए 21 वर्ष के बाद इसमें एक और देश शामिल हुआ। यानी 21 वर्ष के बाद 1997 में इसमें एक देश शामिल, इसका नाम रूस है। रूस 8वां देश बना, रूस 8वां देश सदस्य देश बना। अब उसके बाद से 1997 के बाद ये जो ग्रुप था G6 था शुरू में, एक साल के बाद G7 हुआ। फिर 21 साल के बाद 1997 में ये जो ग्रुप है वो ग्रुप G8 कहलाने जाने लगा। ठीक है, लेकिन करीब 16 से 17 साल के बाद एक घटना घटी जिसकी वजह से रूस को, बाकी जो 7 देश हैं उन्होंने इस ग्रुप से रूस को बाहर कर दिया। वो घटना ये थी, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ये घटना ये थी रूस और यूक्रेन के बीच। ठीक है, रूस और यूक्रेन के बीच एक घटना की वजह से पूरी तरीके से रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। थोड़ा उसको शॉर्ट में समझते हैं। समझिए, वहाँ पे एक सागर, इन दोनों देशों के आसपास एक सागर है। एक सागर का नाम है आजोर सागर, समझिएगा, छोटा सागर है। एक सागर है आजोर सागर और एक सागर है जिसका नाम है काला सागर। इन दोनों सागरों के बीच एक जलमार्ग है जिसका नाम है कर्च जलमार्ग। याद रखिएगा इसको, एक जलमार्ग है इसका नाम है कर्च जलमार्ग। इन्हीं दोनों जलमार्गों के, ये जो जलमार्ग है इसी के बीच से जितने भी रूस और यूक्रेन के जहाज़ इसी जलमार्ग से होकर के वो आपस में सभी सीमाओं के अंदर जाते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली, क्योंकि रूस एक ताकतवर देश है, विश्व की महाशक्तियों में से एक देश है। तो वो कई बार, जो यूक्रेन एक छोटा देश और कमज़ोर देश है, उस पर कई बार ये वर्चस्व दिखाता था। यानी कई बार जो उसके जहाज़ होते थे, सुरक्षा का बहाना बनाकर कई बार रूस
उन सभी जहाज़ों को बार बार अपने वर्चस्व यानी अपने कंट्रोल में, कई बार उसको अपने कंट्रोल में रोक लेता था, अपने सीमा के अंदर रोक कर उनको परेशान करता था। जिसमें कई बार विश्व पटल पर यूक्रेन द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाया गया कि इसकी वजह से रूस के बार बार जहाज़ों के रोकने की वजह से उसको कई बार अर्थव्यवस्था में भारी नुकसान देखना पड़ता है। तो इसी की वजह से बार बार इन घटना, ऐसा सही भी था, कई बार रूस ने ऐसी घटनाएं की थी। ऐसी घटनाओं की वजह से जो सातों देश थे उन्होंने रूस को 2014 में बाहर कर दिया, और तब से आज तक रूस को या किसी भी देश को जोड़ा नहीं गया। तब से 2014 से लेकर तब से ये ग्रुप G8 की जगह G7 तब से ये देश कहलाता है। ठीक है, तो ये देश, तो ये सम्मेलन क्या था आप समझ रहे हैं। अब समझ थोड़ा सा और इसको समझते हैं। ये जो सम्मेलन, ये जो G7 जो सम्मेलन होता है, इसमें जो सातों देश जो होते हैं, जो सातों देश, जिसमें सातों देश आपको नाम बताया, जापान, इटली, जो सभी देश नाम मैंने बताया, सातों देश, ये सातों देश क्या करते हैं कि ये जो सातों देश बारी बारी एक देश करेगा, फिर दूसरा देश उसकी अध्यक्षता करते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो देश इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, जो देश की अध्यक्षता करेगा यानी जो मेज़बानी करेगा, उस वर्ष उस सम्मेलन में किस विषय पर बात होगी, यानी एजेंडा या मुद्दा कौन सा होगा, वो वही देश वो उसका निर्धारण भी करता है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर पिछले वर्ष की अगर बात की जाए, तो पिछले वर्ष जो सम्मेलन हुआ था, यानी जो G7 सम्मेलन 2019 का जो सम्मेलन हुआ था, वो जापान में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछ सकता है। जापान में हुआ था, वहाँ का एक शहर था जिसका नाम था ओसाका। ठीक है, कई बार आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़े होंगे ओसाका घोषणा पत्र। ठीक है, ओसाका घोषणा पत्र हुआ था, इसी के नाम से ये फेमस हुआ था। ठीक, ओसाका घोषणा पत्र में जब देखिए, जब जापान में इस सम्मेलन का पूरी तरीके से जब सम्मेलन ये संपादित हुआ जापान में, तो उस वर्ष का जो विषय था जापान द्वारा ही उसको निर्धारित किया गया। तो इस बार का जो विषय था वो इनइक्वलिटी को लेकर था, यानी असमानता को लेकर था। और कहीं कहीं छिटपुट रूप से आतंकवाद भी और जलवायु परिवर्तन भी इस सम्मेलन का पूरी तरीके से मुद्दा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस देश में ये सम्मेलन होगा, उस वर्ष किस विषय पर चर्चा होगी, वो पूरी तरीके से उस देश के ही अंडर में रहता है। तो अगर आप इस बार का जो मुद्दा है, आप ये शुरू में मैंने पढ़ा है कि इस बार जो मुद्दा भारत में अमेरिका में होगा इस बार का सम्मेलन। तो इस बार का सम्मेलन अगर अमेरिका द्वारा रखा गया, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मुद्दा किससे रिलेटेड हो सकता है। अगर आप अमेरिका के अगर वर्तमान हालात की अगर बात करें, उसके अंदरूनी देश की अगर बात करें, तो वहाँ पे हाल ही में कुछ दिनों पहले, 2 से 3 दिनों पहले आप घटना देखे होंगे कि वहाँ पे एक अमेरिकी पुलिस द्वारा वहाँ पे एक नागरिक की हत्या कर, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में अंदरूनी रूप से पूरी तरीके से हिंसा जारी है, ज़बरदस्त रूप से भयंकर हिंसा जारी है। और वही कुछ दिनों बाद ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर माह सितंबर के बाद जो अक्टूबर माह आने वाला है, उसी बीच में अमेरिका के इलेक्शंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपनी साख को बनाए रखने के लिए, आप ये कह सकते हैं कि अपनी जो छवि है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी कमियों को छुपाए रखने के लिए जो बार बार चीन पर निशाना साध रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो मुद्दा होगा G7 का 2020 का जो मुद्दा होगा, वो कहीं ना कहीं चीन पर ही केंद्रित होगा या वायरस से संबंधित होगा। जो पूरी तरीके से जो मुद्दा होगा, वो उसका केंद्र कहीं ना कहीं घुमा फिर अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चाइना ही होगा ये मुद्दा। ठीक है, क्योंकि उनको अपना नज़र में अपने इलेक्शन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब समझिए, अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये G7 जो सम्मेलन है, कई बार इसकी आलोचनाएं होती हैं, तो आखिर इसके G7 की चुनौतियां क्या क्या हैं या क्या क्या हो सकती हैं आने वाले समय में या वर्तमान में। देखिए, G7 जो समिट है या जो सम्मेलन है, इसका ग्लोबल प्लेटफार्म पर यानी वैश्विक प्लेटफार्म पर कई बार ज़बरदस्त रूप से निंदा होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि इसमें जो भी मुद्दे बनाए जाते हैं या जो भी वादे किए जाते हैं, उस पर ये जो देश हैं, सातों देश खुद ही उस पर अमल नहीं करते हैं। जैसे कई बार अमेरिका की एग्जांपल लिया जाए, अमेरिका का अलग अलग राष्ट्रपति कई बार जलवायु परिवर्तन पे बात तो करते हैं इसमें G7 में, कई बार वो उस मुद्दे पर ही कभी उस पर चलते ही नहीं है। ठीक है, तो कई बार इसमें ज़बरदस्त रूप से आलोचना होती है। कई बार तो इतनी आलोचना हो जाती है, कई बार बड़े बड़े अखबारों में इस सम्मेलन के ये तक कह दिया गया कि ये तो ब्रेकफास्ट समिट है, यानी ब्रेकफास्ट सम्मेलन है, या इसे कई बार सेल्फी सम्मेलन का भी नाम दिया गया। यानी ये कहा गया कि इस सम्मेलन में बड़े बड़े राष्ट्र के प्रतिनिधि आते हैं और सेल्फी और ब्रेकफास्ट करके वो फिर अपने अपने देश में वापस रूप से चले जाते हैं। कोई भी निष्कर्ष इस मुद्दे का, इस सम्मेलन का कोई भी मुद्दा नहीं निकलता है। तो इस तरीके से, और अगर भारत के नज़रिए से बात की जाए, तो पिछली बार देखा जाए तो पिछली बार एग्ज़ाम बन सकता है आपके, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, भारत को उन्होंने मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था G7 सम्मेलन में, से भारत के प्रधानमंत्री गए भी थे। तो ये इनको फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा यानी G7 देशों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को बुलाना कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई
वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो ताकत है और वैश्विक राजनीतिक ताकत को कहीं ना कहीं भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको ये उनको बुलाया जाना दर्शाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये पूरी तरीके से आपने ये समझा कि ये G7 सम्मेलन है क्या, ये किस तरीके से, इसमें G6 कैसे बना, G7 कैसे बना और G8 कैसे बना, आपने पूरी डिटेल में समझा इसको। और उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक ट्वीट किया गया। उनका जो ट्वीट था, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आई डोंट फील दैट एज अ G7 इट प्रॉपरली रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका कहना ये था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि जो G7 में शामिल देशों की लिस्ट है इसको बढ़ाने का समय आ चुका है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ये चाहते हैं कि जो G7 ग्रुप है उसमें कुछ देशों को और शामिल कर दिया जाए। उनका कहना ये था कि इसमें कुछ देश और शामिल किया जाए, जैसे रूस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को। उन्होंने ये कहा कि इन 4 देशों को इसमें शामिल कर देना चाहिए और इन चारों देशों को उन्होंने इस बात को रखने के लिए पूरी तरीके से संदेश भेजा भी है। अब देखते हैं 4 देश अगर इसको शामिल करते हैं कि नहीं। अगर 4 देश अगर इसको शामिल कर देते हैं तब ये समझ लीजिए कि G7 का नाम बदल कर अब क्या कहलाएगा, वो G11 ग्रुप कहलाएगा। ठीक, अब अगर देखना है कि भारत इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अगर भारत इसको एक्सेप्ट करता है तो अगर भारत के नज़र से अगर देखा जाए तो भारत सरकार को एक्सेप्ट इसको करना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए विश्व भर में ऐसा कोई मंच नहीं है फिलहाल भारत के पास कि जिसमें विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से डायरेक्ट भारत सरकार मिल सके। कोई भी ऐसा सम्मेलन या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म भारत के पास नहीं है। तो भारत को इसको कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और भारत सरकार इसको जैसे एक्सेप्ट करेगी, भारत को वैश्विक इकोनॉमी में शामिल होने का मौका भारत को स्वतः यानी अपने आप मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अब देखना ये है कि भारत सरकार इस मौके को किस रूप में लेती है। ठीक है, अब जिस रूप में जो भारत सरकार ले तो उस हिसाब से भविष्य भी निर्धारित होगा। अब इसी बीच एक और घटना घटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अब इनका नाम आप बताइएगा कि इनका नाम, ये पिक्चर देखकर आप बताइएगा कमेंट करके कि इनका नाम क्या है। एक ब्रिटेन द्वारा ये बताया गया, ब्रिटेन द्वारा यूएसए को ये कहा गया कि समझिए, ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में ये कहा गया कि यूके वांट टू मेक न्यू इंटरनेशनल ग्रुप D10। यानी जो यूके है वो एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसका नाम D10 होना चाहिए। जैसे समझिए, इसको पढ़िए। जैसे कि यूके ने यूएसए को एक प्रस्ताव दिया है कि हम लोग एक नया इंटरनेशनल अलायंस यानी एक नया अंतर्राष्ट्रीय दल बनाएं जिसका नाम D10 रखा जाए। यानी डी का यहाँ मतलब है डेमोक्रेसी 10 रखा जाए। अब समझिए इसका मतलब क्या है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये जो पूरा मुद्दा घूम रहा है, पूरा मुद्दा 5G को लेकर उन्होंने ये कहा है। ठीक है, 5G को लेकर। अब देखिए इसमें अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पहले ये समझते हैं कि आखिर ये D10 कौन से देश हैं। D10 में जो शामिल देशों के जो उनके द्वारा नाम रखा गया, नाम जोड़ा गया, नाम प्रस्तावित किया गया, उसमें पहला तो उन्होंने खुद को रखा यूके को, दूसरा यूएसए को, तीसरा इटली को उन्होंने शामिल किया। उसके बाद से इन्होंने सब नाम आप काउंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद से जर्मनी को शामिल करने की उन्होंने बात की। उसके बाद से उन्होंने फ्रांस की बात कही। उसके बाद से उन्होंने जापान की बात कही, कनाडा की बात कही। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की बात कही। उसके बाद से उन्होंने उत्तरी कोरिया यानी साउथ कोरिया की बात कही। उसके बाद से लास्ट में अपना देश भारत की बात उन्होंने कही कि ये सभी 10 देशों का एक ग्रुप बनना चाहिए जिसे D10 कहा जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो G7 तो याद ही नहीं हो रहा है, D10 कहाँ से याद होगा। समझिए, आसानी के लिए इसमें जो भी देश हैं वो पहले से ही, जो 7 देश तो वो देश हैं जो कहीं ना कहीं G7 के ही देश हैं। तो 7 देश तो आपको पहले से याद हैं, बस आपको इसमें 3 नए देशों को याद कर लेना है, एक ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ कोरिया और तीसरा इंडिया। ये 3 देश याद कर लेंगे तो आपका अपने आप पिछला G7 7 देश और ये 3 तो D10 देश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये D10 देश होते हैं। आप समझते हैं कि आखिर ये D10 देश को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। ये जो ग्रुप है 10 लोगों का, ये जो ग्रुप 10 देशों का, ये जो बड़ा ग्रुप है उसमें 5G से रिलेटेड जो भी, इनका कहना ये है कि 5G तकनीक से रिलेटेड जितने भी काम होगा, यानी 5G से रिलेटेड जितना भी काम होगा, ये सभी देश में आपस में जितनी कंपनियां उन सभी देशों में इनका पूरी तरीके से शेयर करें, जिसमें चाइना को पूरी तरीके से इसमें से पूरी तरीके से बाईकाट कर दिया जाए। यानी चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसको पूरी तरीके से फ़ायदा लेने न दिया जाए।
आप समझिए, अगर ऐसा होता है तो ये समझ के रखिए कि पूरी तरीके से चाइना है, चाइना मानेगा नहीं। चाइना कहीं ना कहीं विश्व पटल पर प्रोटेस्ट और मूवमेंट तो करेगा ही। अब मूवमेंट करने का मतलब ये नहीं कि चाइना सबसे युद्ध करने जाएगा। यहाँ पे मूवमेंट करने का मतलब ये है कि जितने भी विश्व के बड़े बड़े प्लेटफार्म हैं वहाँ चाइना इस मुद्दे को बार बार उठाएगा, बार बार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट या वोट करेगा। या चाइना हो सकता है ये भी कर सकता है कि चाइना एक अपना एक ग्रुप बना ले, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और कुछ अन्य देशों को भी चाइना क्या करे, अलग से बनाकर एक 5G वाला अपना एक ग्रुप बना ले। ठीक है, तो ये था। अब ये सब ठीक है, अब ये समझते हैं कि अभी इससे रिलेटेड भारत पे क्या असर है या क्या हो सकता है, समझिए थोड़ा। ठीक, अब देखिए, अगर 5G की बात अगर की जाए तो विश्व भर में सिर्फ 3 कंपनियों के पास 5G से रिलेटेड तकनीक है। इसमें पहला कंपनी है जिसका नाम है नोकिया, ठीक, और दूसरा है जिसका नाम है एरिक्सन। ठीक है, मोबाइल आप लोग सुने होंगे, एरिक्सन। तीसरा है हुआई, जो चाइनीज कंपनी है जिसका नाम है हुआई, HUAWEI। ये 3 कंपनियों के पास पूरे विश्व में जितनी भी 5G प्लान चलते हैं वो इन कंपनियों के पास हैं। ठीक, और देखिए इस तरीके से भारत को कई तरीके नज़रिए से समझना पड़े। अब देखिए, इसमें अगर भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अगर इन जो D10 देश हैं, अगर मान लीजिए अगर D10 में भारत सरकार अगर शामिल हो जाती है, G7 में तो शामिल हो सकती है, भारत काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर D10 में भारत सरकार अगर शामिल होती है तो जिसमें मुद्दा है, किसी और मुद्दे को न लेकर इसमें बात की गई है 5G को लेकर। तो 5G को लेकर नज़रिया समझिए। अगर नोकिया से बात की जाए अगर, और ये एरिक्सन्स के अगर जो 5G के जो शेयर हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और जो हुआई के जो भी शेयर्स होते हैं 5G को लेकर वो काफ़ी सस्ते होते हैं, काफ़ी चीप होते हैं। तो इसलिए भारत सरकार अगर इनकी बात मानता है तो नोकिया और एरिक्सन खरीदना पड़ेगा, जिसमें भारत को एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार जब नोकिया एरिक्सन खरीदेगी तो अधिक दाम देना पड़ेगा। ठीक, अब जितना भी कितना भी अगर ये बुराई कर ले, जो बाकी जो देश हैं बुराई कर लेंगे, भारत सरकार बार बार हुआई यानी चाइना से ही वो उसको बार बार 5G का प्लान खरीदती है। तो भारत सरकार के पास एक अलग समस्या है कि अगर D10 में शामिल होती है तो उनको आर्थिक बोझ करना पड़ सकता है भारत को। और भारत अगर चाइना से अगर 5G से जुड़ी रहती है तो भारत सरकार को इन सभी देशों को D10 के मसले पर विरोध का सामना भी भारत को करना पड़ सकता है। तो ये भारत के लिए अजीब सी एक समस्या है। ठीक, तो उसके लिए भारत सरकार सबसे चाहिए करना चाहिए कि भारत सरकार आने वाले कुछ समय के बाद भारत सरकार को अपना खुद का एक 5G प्लान खुद ही बना लेना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए अब ये थोड़े अचानक होगा नहीं, भारत सरकार को इसके लिए बहुत सारा दूरदर्शिता अपनानी पड़ेगी, तकनीक को सुधारना पड़ेगा, और भारत सरकार को बहुत बड़ा इसमें बजट भी खर्च करना पड़ेगा। अब देखना है भारत सरकार के ऊपर कि भारत सरकार क्या करती है। ठीक, अब यानी जो पूरा मुद्दा था ये 5G को लेकर ही, तो याद रखिएगा कि जो D10 का मुद्दा है वो 5G से रिलेटेड है। तो याद करने में काफ़ी आसान भी होगा, 10 है यहाँ पे 5 हो जाएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप समझते हैं कि ये जो जो भी पूरा मुद्दा हो रहा है विश्व में, G7 के बाद G11 का बनना, उसके बाद से D10 का मुद्दा, इसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत को क्या चुनौतियाँ हैं, भारत का क्या इसमें भविष्य है, इसको दोनों नज़रिए से G7 और D10 को समझते हैं। अगर प्रभाव की बात की जाए भारत में G7 को लेकर, तो भारत के G7 में जुड़ने की वजह से भारत को काफ़ी हद तक, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में यानी विश्व पटल पर भारत को काफ़ी अच्छा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और कई सारे मुद्दों पे जैसे कि पाकिस्तान को और चाइना को दबाने के लिए बहुत सारे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र शक्तियों का भी भारत को बहुत बड़ा मदद मिल सकता है। तो भारत को अच्छा खासा फ़ायदा G7 के रूप में भारत को मिल सकता है। अगर चुनौतियों की बात की जाए भारत के रूप में, तो चुनौतियों के रूप में भारत तरीके से दो हो सकता है। देखिए, चुनौतियों के रूप में ये हो सकता है कि भारत सरकार ऐसा ना करे कि अपने पड़ोसी देशों को भूलकर भारत क्या करे, विश्व के जो दूर के देश हैं उन सभी देशों, यूरोपियन कंट्री में भारत दोस्त बना ले, और अपने सारे पड़ोसी देशों को भारत सरकार क्या करे, अपना दुश्मन बना ले। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती का सामना ये तो है। तो भारत सरकार पर ऐसी बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने पड़ोसी देशों को दुश्मन बनाकर अब भारत सरकार ये नहीं कर सकती कि यूरोप के देशों को दोस्त बनाए और पड़ोसी देशों को दुश्मन बना ले। और देखिए, अब भविष्य की अगर बात करते हैं तो G7 के रूप में अगर भविष्य की बात करें तो G7 से अगर भारत जुड़ता है तो भारत का भविष्य काफ़ी बेहतर माना जाएगा। बहुत सारी चीज़ें भारत को फ़ायदा मिलेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि भारत को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिसमें भारत के जिस विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से भारत को बात करने का एक अच्छा खासा एक प्लेटफार्म मिल जाएगा। वहीं अगर D10 की अगर भविष्य की बात करें तो भारत सरकार को इसमें दोहरा नुकसान हो सकता है। अगर भारत सरकार D10 में अगर D10 से जुड़ती है तो भारत सरकार को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो 5G जो चाइना सस्ता मिल रहा है वो नोकिया और एरिक्सन खरीदने के बाद भारत को महंगा उठाना पड़ेगा, यानी
आर्थिक बोझ का भारत को सामना करना पड़ेगा। और वहीं अगर बात की जाए, अगर चाइना से भारत सरकार खरीदती है तो उनको D7 देशों का भी क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। तो भारत सरकार के भविष्य में ये करना चाहिए कि भारत सरकार को अपना खुद ही 5G से रिलेटेड इतनी भी तकनीकें, प्लान भारत सरकार को खुद ही बनाना चाहिए, जिसमें भारत सरकार को दूरदर्शिता सोच अपनानी पड़ेगी और भारत सरकार को बहुत बड़ा बजट के रूप में अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरी तरीके से एक मुद्दा। तो आज के वीडियो हमने समझा कि G7 क्या है, फिर उसके बाद से G11 कैसे बना, D10 क्या बना, उसके बाद से पूरा भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इससे रिलेटेड जितने भी इसमें तथ्य मैंने बताया आपको, वो सभी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, उन सबको आप नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।